मैं हूँ चंगेज खान की एक गुलाम, और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि दुनिया का सबसे खौफनाक शासक अपने गुलामों के साथ क्या क्या करता था। जब उसकी सेना किसी शहर को जीतती थी तो वहां के कई लोगों को गुलाम बनाकर मंगोल शिविरों में ले जाया जाता था, जहां उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती थी। तो आइए देखते हैं चंगेज खां की उसी क्रूर दुनिया को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। मंगोलिया के ठंडे और वीरान पठार, यहाँ की हवाओं में आज भी एक अजीब सी सिहरन है। 800 साल पहले इन्हीं हवाओं ने दुनिया को एक ऐसी चेतावनी दी थी जिसे किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, और वो चेतावनी एक इंसान के रूप में आई थी, तेमुजिन, जिसे दुनिया आज चंगेज खान के नाम से जानती है। इतिहासकार कहते हैं कि अगर आप 13वीं सदी में पैदा हुए होते तो चंगेज खान का नाम सुनते ही आपकी नसें जम जाती। ये सिर्फ एक राजा नहीं था, ये एक प्राकृतिक आपदा थी। उसने अपने जीवन काल में लगभग 4 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतारा। ये उस समय की दुनिया की आबादी का 11% था। कहा जाता है कि उसने इतना खून बहाया कि पृथ्वी का तापमान तक गिर गया, क्योंकि इतने लोगों के मरने से कार्बन उत्सर्जन कम हो गया था। लेकिन सवाल यह है, क्या वो सिर्फ एक पागल हत्यारा था या एक ऐसा जीनियस जो जानता था कि डर इंसान के दिमाग को काबू करने का सबसे बड़ा हथियार है? लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की 22% आबादी पर राज करने वाला ये इंसान पैदाइशी राजा नहीं था। साल 1162 में जब इस बच्चे का जन्म हुआ तो उसकी मुट्ठी में खून का एक थक्का जमा हुआ था। मंगोल कबीले के पुजारियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बच्चा दुनिया को खून के समंदर में डुबो देगा। तेमुजिन का बचपन किसी महल में नहीं बल्कि मौत के साए में बीता। जब वो मात्र 9 साल का था तो एक दुश्मन कबीले ने उसके पिता यसुगेई को खाने में जहर देकर मार डाला। पिता की मौत के बाद उसके अपने ही कबीले के लोगों ने उसकी मां होलून और उसके छोटे भाई बहनों को मंगोलिया के उन वीरान और खतरनाक जंगलों में मरने के लिए बेसहारा छोड़ दिया। सोचिए, उस 9 साल के बच्चे की मानसिक स्थिति, जो कल तक कबीले के सरदार का बेटा था, आज वो और उसकी मां जंगली चूहों, जड़ों और सड़े हुए जानवरों का मांस खाकर अपनी जान बचा रहे थे। यहीं से तेमुजिन के अंदर पलने लगा वो शैतान जिसने बाद में दुनिया को राख में बदल दिया। ताइचू नाम के क्रूर कबीले ने तेमुजिन को बंदी बना लिया और उसे गुलाम की तरह रखने लगे। उन्होंने उस छोटे से लड़के के गले और हाथों में लकड़ी का एक भारी पट्टा डाल दिया जिसे कांग कहा जाता था, ताकि वो कभी भाग न सके। कई महीनों तक तेमुजिन जानवरों की तरह जंजीरों में बंधा रहा और रोज कोड़े खाता रहा। लेकिन एक रात जब सारे पहरेदार शराब के नशे में धुत थे तो तेमुजिन ने उसी भारी लकड़ी के पट्टे के साथ एक गहरी नदी में छलांग लगा दी। वो पानी के अंदर सिर्फ अपनी नाक बाहर निकालकर तब तक छिपा रहा जब तक कि दुश्मन उसे ढूंढते हुए बहुत दूर नहीं चले गए। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले अनुभव ने उस छोटे से बच्चे को यह सिखा दिया कि इस दुनिया में कमजोर के लिए कोई जगह नहीं है, और अगर जिंदा रहना है तो पत्थर से भी ज्यादा कठोर बनना पड़ेगा। तेमुजिन के अंदर की यह क्रूरता पहली बार तब दुनिया के सामने आई जब वो सिर्फ 13 साल का था। शिकार के दौरान एक छोटी सी चिड़िया को लेकर उसका अपने ही सौतेले भाई बेख्तेर से झगड़ा हो गया। तेमुजिन ने बिना पलक झपकाए अपने ही भाई के सीने में तीर उतार दिया। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह इस बात का ऐलान था कि तेमुजिन अब एक आम बच्चा नहीं रहा। उसके लिए रिश्ते नातों से बड़ा सिर्फ एक ही धर्म था, ताकत। धीरे धीरे तेमुजिन जवान हुआ। उसकी शादी बोर्टे नाम की एक बेहद खूबसूरत लड़की से हुई, लेकिन उसकी किस्मत को चैन कहाँ मंजूर था। एक दिन दुश्मन कबीले ने उसके तंबू पर हमला किया और उसकी जान से प्यारी पत्नी बोर्टे का अपहरण कर लिया। बस यही वो पल था जिसने एक अनाथ लड़के को चंगेज खान बनने पर मजबूर कर दिया। अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए तेमुजिन ने अपनी बचपन की दोस्ती और कूटनीति का ऐसा जाल बिछाया कि उसने रातों रात एक विशाल सेना खड़ी कर ली।
उसने दुश्मनों के कबीले पर ऐसा कहर बरपाया कि जो भी उसके रास्ते में आया उसे काट कर फेंक दिया गया। उसने अपनी पत्नी को तो वापस पा लिया, लेकिन अब उसे खून की लत लग चुकी थी। तैमुजिन अब रुकने वाला नहीं था। उसने मंगोलिया के आपस में लड़ने वाले हर छोटे बड़े कबीले को या तो अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर किया या उन्हें हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिया। साल 1206 तक आते आते मंगोलिया का पूरा परिदृश्य बदल चुका था। सारे कबीले एक हो चुके थे और इसी साल मंगोलों की एक विशाल सभा बुलाई गई। इसी सभा में तैमुजिन को एक नया नाम और एक नई उपाधि मिली, चंगेज खान, यानी पूरी दुनिया का राजा। चंगेज खान की जीत का राज उसकी तलवार में नहीं, उसके दिमाग में था। उसने मनोवैज्ञानिक युद्ध का आविष्कार किया था। जब मंगोल सेना किसी शहर पर हमला करती तो वे एक भयानक तकनीक अपनाते। वे पकड़े गए कैदियों और गुलामों को मारते नहीं थे, बल्कि उन्हें अपनी सेना के सबसे आगे खड़ा करते थे। सोचिए उस मंजर को, दुश्मन के तीरंदाज जब मंगोलों पर तीर चलाते तो उन्हें अपने ही देश के निहत्थे लोगों, अपने भाइयों और बेटों को मारना पड़ता था। इन गुलामों को मानव ढाल की तरह इस्तेमाल किया जाता था। चंगेज खान जानता था कि दुश्मन का मनोबल तोड़ने के लिए उसे शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक चोट पहुंचानी होगी। साल 1209 में उसने तंगुत साम्राज्य पर हमला किया। वहां उसने 30,000 गुलामों को सबसे आगे खड़ा कर दिया। मंगोल सेना को खरोच तक नहीं आई और तंगुत साम्राज्य लाशों के ढेर में बदल गया। चंगेज खान का एक और अजीब शौक था। वो जीत का जश्न महलों में नहीं बल्कि खोपड़ियों के पिरामिड बनाकर मनाता था। जब वो किसी शहर को जीतता तो वहां के हर जीवित प्राणी, इंसान, कुत्ते, बिल्लियां, सबको मारने का आदेश देता। उसका तर्क था, अगर कोई भी जिंदा बचा तो वो भविष्य में मेरे खिलाफ बगावत कर सकता है। इतिहासकार जुबैनी लिखते हैं कि चंगेज खान की सेना जहां से गुजरती थी वहां पीछे सिर्फ राख और हड्डियों के पहाड़ बचते थे। उसने खूबसूरत शहरों को कब्रिस्तानों में बदल दिया और सबसे खौफनाक बात, वो इन लाशों के बीच बैठकर अपनी रानियों के साथ जश्न मनाता था। उसे मरते हुए की चीखें संगीत की तरह लगती थीं। चंगेज खान की क्रूरता की हदें तब पार हो गईं जब बात उसके परिवार पर आई। साल 1221, फारस, आज का ईरान का शहर निशापुर, ये उस समय दुनिया का सांस्कृतिक केंद्र था। चंगेज खान का दामाद तोकुचर निशापुर के एक तीरंदाज के हाथों मारा गया। जब ये खबर चंगेज की बेटी तक पहुंची तो वो गम से पागल हो गई। उसने अपने पिता से बदला मांगा। चंगेज खान ने अपनी बेटी के आंसुओं का जवाब दुनिया के सबसे बड़े कत्लेआम से दिया। उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि निशापुर में एक भी चीज जिंदा नहीं बचनी चाहिए, न इंसान, न जानवर, न परिंदे, यहां तक कि वहां की जमीन को भी इतना खोद दो कि वहां दोबारा घास भी न उग सके। अगले 10 दिनों में निशापुर में 17 लाख लोग मारे गए। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के सिर काटकर अलग अलग पिरामिड बनाए गए। चंगेज खान की बेटी ने खुद उस शहर की तबाही को अपनी आंखों से देखा। ये बदला नहीं था, ये प्रलय थी। इतिहासकार कहते हैं कि सत्ता का नशा शराब से भी ज्यादा खतरनाक होता है। चंगेज खान को दुनिया जीतने के बाद एक अजीब सी कुंठा होने लगी थी। उसे लगने लगा था कि इंसान तो उसके सामने कीड़े मकोड़े हैं। अब उसे कुदरत के सबसे ताकतवर जानवरों को हराना था। उसे एक बेहद खौफनाक शौक चढ़ा, मरते हुए हाथियों की चीखें सुनना। हाथी, जो जंगल का सबसे विशाल और शांत जानवर होता है, चंगेज खान के लिए मनोरंजन का खिलौना बन गया था। वो एक ऊंची पहाड़ी पर अपना सिंहासन लगवाता और वहां बैठकर शराब पीता। नीचे उसकी सेना 100 हाथियों को पकड़कर लाती और उन्हें पहाड़ी की चोटी से नीचे धक्का दे देती। जब वो विशाल जानवर पहाड़ से लुढ़कते हुए नीचे गिरते, उनकी हड्डियां टूटती और वो दर्द से चिंघाड़ते, तो उस मंजर को देखकर चंगेज खान जोर जोर से हंसता था। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि ये सैडिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का चरम था। लेकिन दोस्तों, चंगेज खान सिर्फ मौत का सौदागर नहीं था, वो एक अलग ही स्तर का निर्माता भी था। उसने अपने जीवन में 500 से ज्यादा शादियां की। जिस भी राज्य को वो जीतता, वहां की सबसे खूबसूरत राजकुमारी को अपने हरम में शामिल कर लेता। आज विज्ञान ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। एक रिसर्च के मुताबिक स्टार क्लस्टर क्रोमोसोम,
ये एक खास तरह का वाई क्रोमोसोम है जो आज एशिया के 8% पुरुषों में पाया जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये चंगेज खान का ही लीनिएज है। आज दुनिया में लगभग 1.6 करोड़ पुरुष ऐसे हैं जिनका डीएनए सीधा चंगेज खान से मिलता है। इसका मतलब है कि आज हर 200 में से एक आदमी चंगेज खान का वंशज है। उसने पूरी दुनिया के जेनेटिक्स को बदल कर रख दिया। वो एक तरफ मौत बांट रहा था और दूसरी तरफ अपनी नस्ल को पूरी दुनिया में फैला रहा था। ये उसकी अमर होने की एक अजीबोगरीब कोशिश थी। सोचिए, एक आदमी की हवस और ताकत ने मानव जाति के इतिहास को जैविक रूप से बदल दिया। हजारों साल बाद भी उसका डीएनए सांस ले रहा है, चल रहा है और शायद ये वीडियो भी देख रहा है। इतिहास का सबसे बड़ा व्यंग्य देखिए, जिस इंसान ने करोड़ों लोगों को मारा, उसी ने आज की ग्लोबलाइजेशन की नींव रखी। इसे इतिहास में पैक्स मंगोलिका कहा जाता है। चंगेज खान की क्रूरता ने एक ऐसी शांति स्थापित की थी कि कहा जाता था कि एक जवान लड़की अपने सिर पर सोने का थाल लेकर यूरोप से चीन तक पैदल जा सकती थी और उसे कोई छेड़ने की हिम्मत नहीं करता था। चंगेज खान में रेशम मार्ग को फिर से जिंदा किया। पहली बार पूरब और पश्चिम जुड़े। चीन का कागज, प्रिंटिंग प्रेस और बारूद मंगोलों के रास्ते ही यूरोप तक पहुंचा। अगर चंगेज खान ना होता तो शायद यूरोप में पुनर्जागरण इतनी जल्दी ना आता। उसने दुनिया का पहला इंटरनेशनल पोस्टल सिस्टम याम बनाया था, जिससे संदेश हजारों मील दूर कुछ ही दिनों में पहुंच जाते थे। उसने तलवार से दुनिया को काट दिया, लेकिन व्यापार और संस्कृति के धागे से उसे दोबारा सिल भी दिया। साल 1227। चंगेज खान अब 65 साल का हो चुका था। उसने चीन के पश्चिमी शिया साम्राज्य को हरा दिया था, लेकिन तभी अचानक उसकी मौत हो गई। आज तक ये एक रहस्य है कि उसकी मौत कैसे हुई। इतिहास में दो प्रमुख थ्योरीज हैं। मंगोल इतिहासकार कहते हैं कि शिकार करते वक्त वो अपने घोड़े से गिर गया था, उसे अंदरूनी चोटें आईं और कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई। दूसरी लोक कथाओं का रहस्य ज्यादा प्रचलित और खौफनाक है। कहा जाता है कि पश्चिमी शिया साम्राज्य को हराने के बाद चंगेज खान ने वहां की एक खूबसूरत राजकुमारी को अपनी दासी बनाने के लिए अपने तंबू में बुलाया। वो राजकुमारी अपने कपड़ों में एक खंजर या कैंची छुपाकर लाई थी। जैसे ही चंगेज खान ने उसे छूने की कोशिश की, उसने चंगेज को एक गहरा घाव दिया। अत्यधिक खून बहने से उस विश्व विजेता की एक तंबू के अंदर तड़प तड़प कर मौत हो गई। सच जो भी हो, अगस्त 1227 में दुनिया का सबसे बड़ा कसाई मर चुका था, लेकिन उसकी मौत ने एक नए खून खराबे को जन्म दिया। मरने से ठीक पहले चंगेज खान ने अपने बेटों को बुलाया और एक ऐसा आदेश दिया जो आज तक एक पहेली बना हुआ है। उसने कहा कि मेरी कब्र का पता किसी को नहीं चलना चाहिए। मुझे ऐसे दफनाना कि मेरे ऊपर से घोड़े दौड़ जाएं और वहां घास उगाए। अगर किसी ने मेरी नींद में खलल डाला तो मेरा रूहानी कहर उस पर टूट पड़ेगा। उसे डर था कि जिन करोड़ों लोगों को उसने मारा है, उनके वंशज उसकी कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को अपमानित करेंगे। इसलिए उसने गुप्त अंतिम संस्कार का आदेश दिया। चीन से मंगोलिया तक चंगेज खान के शव को एक विशाल ताबूत में रखकर लाया गया। इस अंतिम यात्रा में उसके सबसे वफादार 2000 सैनिक और गुलाम शामिल थे। लेकिन ये कोई आम अंतिम यात्रा नहीं थी, ये मौत का जुलूस था। चंगेज के बेटों ने आदेश दिया था कि रास्ते में जो भी मिले, इंसान, जानवर, परिंदा, उसे मार डालो। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि महान हान की लाश यहां से गुजरी है। सोचिए उस मंजर को, हजारों किलोमीटर का सफर, रास्ते में जो भी गांव आया उसे जला दिया गया। जो किसान खेत में काम कर रहा था उसका सिर काट दिया गया। जो व्यापारी रास्ते से गुजर रहा था उसे तीरों से भून दिया गया। मकसद सिर्फ एक था, कोई गवाह जिंदा न बचे। इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि सिर्फ उसकी लाश को दफनाने के लिए ले जाते वक्त ही रास्ते में लगभग 20,000 बेगुनाह लोगों को मार दिया गया था। आखिरकार वो काफिला मंगोलिया के एक गुप्त स्थान पर पहुंचा। कुछ लोग कहते हैं कि यह बुरखान खालदून पहाड़ के पास था, जहां चंगेज का बचपन बीता था। वहां एक विशाल कब्र खोदी गई। चंगेज खान को उसके बेशकीमती खजाने, हथियारों और 40 दासियों, जिन्हें शायद जिंदा दफनाया गया, के साथ दफन कर दिया गया। लेकिन अब उस गुप्त वसीयत का सबसे खौफनाक हिस्सा पूरा होना था।
जिन 2000 गुलामों ने कब्र खोदी थी, जैसे ही उनका काम खत्म हुआ, चंगेज के सैनिकों ने उन सभी 2000 गुलामों का सिर काट दिया ताकि वो गुलाम कभी किसी को कब्र की जगह न बता सकें। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। जिन 800 सैनिकों ने उन गुलामों को मारा था, जब वो वापस राजधानी काराकोरम लौटे तो उन्हें शानदार दावत दी गई और फिर जश्न के बीच में ही एक दूसरी सैन्य टुकड़ी ने उन 800 सैनिकों को भी घेर कर मार डाला। गवाहों को मारा गया, कब्र खोदने वालों को मारा गया और कब्र खोदने वालों को मारने वाले सैनिकों को भी मार दिया गया। इस तरह चंगेज खान की कब्र का राज हमेशा के लिए दफन हो गया। चंगेज खान को दफनाने और सभी गवाहों को मारने के बाद उसके जनरलों ने एक ऐसा काम किया जो इंसानी दिमाग से परे था। उन्हें डर था कि सिर्फ मिट्टी के नीचे दबाना काफी नहीं है। लोक कथाओं और कुछ चीनी दस्तावेजों के मुताबिक मंगोल सेना ने एक पूरी नदी के बहाव को रोक दिया। हजारों गुलामों, जिन्हें बाद में मार दिया गया, ने नदी के रास्ते को मोड़ दिया। चंगेज खान की कब्र सूखी नदी के तल में खोदी गई। जब दफनाने का काम पूरा हो गया तो नदी के पानी को वापस छोड़ दिया गया। आज चंगेज खान की कब्र के ऊपर पानी बह रहा है। न कोई निशान, न कोई टीला, न कोई पत्थर, सिर्फ बहता हुआ पानी जो अपने नीचे दुनिया के सबसे बड़े विजेता और शायद दुनिया के सबसे बड़े खजाने को छुपाए हुए है। पुरातत्वविदों का अनुमान है कि उस गुप्त कब्र में आज के हिसाब से अरबों खरबों डॉलर का सोना और कीमती रत्न दफन हो सकते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा नॉन रिकवर्ड खजाना है। मंगोलिया के लोग चंगेज खान की कब्र को खोजने से क्यों डरते हैं? इसके पीछे सिर्फ कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसा खौफनाक सच है जिसने पूरी दुनिया को खून के आंसू रुला दिए थे। ये डर जुड़ा है 14वीं सदी के एक ऐसे कट्टर मुस्लिम शासक से जिसने चंगेज खान के परिवार में शादी करके खुद को उसका वारिस घोषित कर दिया था। हम बात कर रहे हैं खूंखार आक्रांता तैमूर लंग की। साल 1941 सोवियत रूस के तानाशाह जोसेफ स्टालिन ने उज़्बेकिस्तान के समरकंद में मौजूद तैमूर लंग की कब्र को खुदवाने का आदेश दिया। स्थानीय मुस्लिम बुजुर्गों और मौलवियों ने रूसी वैज्ञानिकों के हाथ जोड़े और उन्हें एक खौफनाक चेतावनी दी। उन्होंने बताया कि तैमूर की जेड पत्थर वाली कब्र पर अरबी में साफ लिखा है, जब मैं मरे हुओं में से उठूंगा तो दुनिया कांप उठेगी और जो कोई भी मेरी कब्र खोलेगा वो मुझ पर एक ऐसे आक्रमणकारी को आमंत्रित करेगा जो मुझसे भी ज्यादा भयानक होगा। उन्होंने कहा कि अगर तुमने तैमूर की नींद में खलल डाला तो युद्ध का ऐसा दानव बाहर निकलेगा जो दुनिया को खा जाएगा। लेकिन सत्ता के नशे में चूर स्टालिन और उसके वैज्ञानिकों ने इसे सिर्फ एक अंधविश्वास माना। 19 जून 1941 को भारी पत्थर हटा दिया गया और तैमूर लंग की वो मनहूस कब्र खोल दी गई। और दोस्तों, ठीक 3 दिन बाद 22 जून 1941 को इतिहास का सबसे खूनी संयोग सच साबित हुआ। नाजी जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने बिना किसी चेतावनी के अपने ऑपरेशन बारबरोसा के तहत सोवियत रूस पर इतिहास का सबसे बड़ा हमला कर दिया। कब्र का श्राप सच हो चुका था। तैमूर से भी भयानक एक आक्रमणकारी रूस पर टूट पड़ा था। इस हमले में करोड़ों रूसी सैनिक और आम नागरिक बेरहमी से मारे गए। रूस बर्बादी की कगार पर पहुंच गया। कहा जाता है कि जब हार सामने दिखने लगी तो स्टालिन को उस खौफनाक श्राप का एहसास हुआ। नवंबर 1942 में उसने तुरंत आदेश दिया कि तैमूर लंग की हड्डियों को पूरे इस्लामी रीति रिवाजों और सम्मान के साथ वापस उसी कब्र में दफनाया जाए। और सबसे चौंकाने वाली बात, जैसे ही तैमूर को वापस दफनाकर कब्र बंद की गई, उसके कुछ ही दिनों बाद सोवियत सेना ने स्टालिनग्राद की लड़ाई में जीत हासिल करना शुरू कर दिया, जो हिटलर की हार और द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। यही वो खौफनाक कारण है कि मंगोलिया के लोग कांप उठते हैं। उनका मानना है कि अगर सिर्फ तैमूर की कब्र खोलने से द्वितीय विश्व युद्ध भड़क सकता है, तो सोचिए अगर चंगेज खान की कब्र खुली, जो कि तैमूर से कई गुना बड़ा कसाई था, तो दुनिया का क्या हश्र होगा। शायद कोई ऐसा दानव बाहर निकले जो पूरी इंसानियत को ही निगल जाए। यही वजह है कि मंगोलिया में 240 वर्ग किलोमीटर का एक इलाका आज भी एक खोरेग
या द ग्रेट टैबू कहलाता है। पिछले 800 सालों से दरहात कबीला इस जगह को दुनिया से छुपा कर रख रहा है। 1990 के दशक में जब मंगोलिया में लोकतंत्र आया तो जापान और अमेरिका की एक टीम ने गुरवान गोल प्रोजेक्ट शुरू किया। उनका मकसद था चंगेज खान की कब्र ढूंढना। उन्होंने सैटेलाइट इमेजरी और ड्रोन का इस्तेमाल किया। उन्हें एक जगह पर कुछ अजीब विसंगतियां दिखाई दीं। ऐसा लगा कि उन्हें कब्र मिल गई है, लेकिन तभी अचानक अजीब घटनाएं होने लगीं। टीम के कई सदस्य बीमार पड़ गए, गाड़ियों के टायर्स बिना वजह फटने लगे और फिर मंगोलिया की संसद और जनता ने विरोध कर दिया। मंगोलिया के लोग सड़कों पर उतर आए। उनका कहना था कि हम नहीं चाहते कि हमारे पूर्वज की नींद खराब हो। वो हमारे लिए भगवान हैं और भगवान को लैब में टेस्ट नहीं किया जाता। मजबूरन विदेशी वैज्ञानिकों को अपना बोरिया बिस्तर समेटकर वापस जाना पड़ा। अगर आप आज मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर जाएं, तो आपको एक अजीब सा विरोधाभास देखने को मिलेगा। पूरी दुनिया के लिए चंगेज खान एक कसाई और राक्षस था, लेकिन मंगोलिया के लोगों के लिए वो राष्ट्रपिता है। वहां की करेंसी पर चंगेज खान की तस्वीर है। वहां के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम चंगेज खान एयरपोर्ट है। यहां तक कि वहां की सबसे महंगी वोदका और बियर ब्रांड्स भी चंगेज खान के नाम पर हैं। सोवियत रूस ने 70 सालों तक मंगोलिया में चंगेज खान का नाम लेने पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन 1990 में जैसे ही मंगोलिया आजाद हुआ, चंगेज खान की वापसी एक भगवान की तरह हुई। आज वहां उसकी 131 फीट ऊंची स्टेनलेस स्टील की मूर्ति खड़ी है, जो पूरब की तरफ देख रही है, अपने घर की तरफ। मंगोलिया के लोग आखिर चंगेज खान की कब्र को खोजने से क्यों कतराते हैं? इसके पीछे सिर्फ श्राप का खौफ नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरा और रहस्यमय आध्यात्मिक कारण भी है। प्राचीन मंगोल मान्यताओं के अनुसार किसी भी महान योद्धा की आत्मा उसकी मृत हड्डियों या मिट्टी की कब्र में दफन नहीं होती, बल्कि वो उसके सूलदे यानी आध्यात्मिक झंडे में बसती है। ये कोई आम झंडा नहीं, बल्कि सबसे बहादुर घोड़ों की पूंछ के बालों से बुना गया एक पवित्र प्रतीक होता है। इतिहास कहता है कि चंगेज खान के पास 2 सुलदे थे। शांति का प्रतीक उसका सफेद सुलदे तो वक्त की आंधी में कहीं खो गया, लेकिन मौत, खौफ और युद्ध का प्रतीक उसका काला सुलदे आज भी मंगोलिया की किसी गुप्त जगह पर पूरी तरह सुरक्षित है। मंगोलियाई लोगों का अटूट विश्वास है कि चंगेज खान की असली रूह आज भी उसी काले झंडे में धड़कती है और एक साये की तरह अपनी मातृभूमि की रक्षा कर रही है। उनके लिए वो कब्र तो सिर्फ मिट्टी का एक खाली ढांचा है। असली खौफ और चंगेज खान की अमर ताकत तो आज भी उस लहराते हुए काले झंडे में जिंदा है। इतिहास के पन्नों में चंगेज खान सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि मौत का दूसरा नाम है। कुछ लोग कहते हैं उसने दुनिया को जोड़ा, लेकिन सच तो ये है कि उसने अपनी दुनिया करोड़ों बेगुनाहों की हड्डियों की नींव पर खड़ी की थी। आज बुरखान खालदुन की उन खामोश पहाड़ियों के नीचे जमीन की गहराइयों में एक ऐसा खौफनाक तूफान सो रहा है जिसे जगाने की हिम्मत आज तक किसी महाशक्ति में नहीं हुई। उसकी कब्र के ऊपर नदियां बह रही हैं, जंगल उगाए हैं, लेकिन वो आज भी वहां है। उसने मरते वक्त कहा था, मेरा नाम मत मिटने देना, और सच देखिए 800 साल बाद भी उसका खौफ आज इस वीडियो के जरिए हमारे और आपके जहन में जिंदा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या चंगेज खान की उस शापित कब्र को कभी खोजा जाना चाहिए, या फिर कुछ खौफनाक रहस्यों का जमीन के नीचे दफन रहना ही इंसानियत के लिए बेहतर है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो ने अगर आपके रोंगटे खड़े किए हों तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ।